हेलो डियर स्टूडेंट, केशव स्कूल सिंगलिया कोटा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज बलवेंद्र कुमार नागर। ठीक है, तो अपन फिजिक्स की बात करते हैं। 11th क्लास की फिजिक्स अपन कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं कि 11th क्लास में अपन ने क्या पढ़ा है। ठीक है, भौतिक विज्ञान स्टार्टिंग में अपन 11 से पढ़ी है, तो अपन ने जाना है कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। ठीक है, मापन एवं मात्रा क्या होते हैं, सदिश अदिश क्या होता है, गतिकी क्या होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं अपन ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ग्रेविटेशन के बारे में जाना है, वर्क पावर एनर्जी के बारे में भी अपन लोगों ने जाना है। तो 11th में अपन ने बेसिक जो भी सिलेबस में था लगभग सब कंप्लीट किया है। फिलहाल अपन बात करते हैं क्लास 12 की। तो क्लास 12 की स्टार्टिंग अपन करते हैं। आज अपना क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर है। तो क्लास 12 में आपके टोटल 10 यूनिट होते हैं। कितने यूनिट होते हैं? 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट में 17 चैप्टर होते हैं। और फाइनल एग्जाम जो होता है आपका क्लास 12 का बोर्ड का, वो होता है आपका 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। 100 में से आपके 56 जो मार्क्स होते हैं वो थ्योरी के होते हैं। किसके होते हैं? थ्योरी के होते हैं। और 14 मार्क्स जो होते हैं इंटरनल होते हैं, और 30 मार्क्स होते हैं आपके प्रैक्टिकल के। जो 56 मार्क्स है ये अपन को 17 चैप्टर पढ़कर लाने होते हैं। 56 मार्क्स 17 चैप्टर पढ़कर लाने होते हैं। ठीक है, 14 मार्क्स जो होते हैं आपके इंटरनल होते हैं। हाफ ईयरली फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट, तीनों चारों का रेशियो निकालकर जो भी आप नंबर लेके आते हो उस अकॉर्डिंग स्कूल वाले 14 नंबर में से भेजते हैं कि आपने कितना गेन किया है। 30 नंबर जो होते हैं वो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के। जनवरी फरवरी के अंदर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, और प्रैक्टिकल में आपके एक मेजर प्रैक्टिकल होता है और 2 माइनर प्रैक्टिकल होते हैं, और 5 नंबर का रिकॉर्ड और 5 नंबर का आपका वाइवा होता है। ठीक है, 2 माइनर प्रैक्टिकल आपके 5 नंबर के और एक मेजर प्रैक्टिकल आपका 10 नंबर का, टोटल मिला के 30 नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये सब बात की बातें हैं। इन दोनों से मैं आप ये जो दोनों हैं आपके 14 और 30 नंबर, इनको अपन बाद में बात करते हैं। फिलहाल अपन बात करते हैं 56 मार्क्स की। 56 मार्क्स कब मिलेंगे अपन को? जब अपन 17 चैप्टर पढ़ेंगे। कहने का मतलब 10 यूनिट पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो ये मैंने लिखा है कि फर्स्ट सेकंड जो इधर लिखा हुआ है ये यूनिट्स के क्या है? क्रम है। 10 तक यूनिट है। और ये जो लिखा हुआ है ये एक इस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर है? तो पहली वाली यूनिट में कितने चैप्टर है? 4, दूसरी वाली में 6, तीसरी वाली में कितने हैं? 1, चौथी में 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1। फाइनली टोटल 10 यूनिट्स के अंदर चैप्टर कितने हो गए? 17। और इनके ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? इनके नंबर है, इनके मार्क्स है कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। तो पहली वाली 7 की, दूसरी 5 की, तीसरी वाली 5 की, चौथी वाली 3 की, और पांचवी कितनी वीआईपी 7 नंबर की, और फाइनली 9, 6 कितने को टोटल 56 नंबर होगा। ठीक है, जो इनके नाम है वो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के जो पेज होता है आपका इंडेक्स में, वहाँ पर लिखा होता है कि ये आपकी यूनिट्स हैं, और इतने कालांश में ये जो है जो बोर्ड ने बुक बनाई है उनमें खत्म हो जाएगी। ये इतने कालांश में एक यूनिट को पढ़ाया जा सकता है, या फिर उसके बाद में जो प्रत्येक यूनिट है उसके मार्क्स उसके पीछे लिखे हुए हैं कॉलम बना के। तो चलो ठीक है, फिलहाल मैं आपको 10 यूनिट्स के नाम बता देता हूँ क्या क्या है। फर्स्ट वाली यूनिट है जो स्थिर वैद्युतिकी, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड वाली जो यूनिट है वो है धारा वैद्युतिकी, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी वाली जो यूनिट है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चौथी जो यूनिट है आपकी चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। इसके बारे में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें चुंबक के बारे में। कहने का मतलब इंग्लिश में इसको बोला जाएगा कि मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मैटर या मटेरियल। ठीक है, जो आपकी पांचवी जो यूनिट है, पांचवी यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। जो छठी यूनिट है आपकी वो है आपकी ऑप्टिक्स। क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपके 2 चैप्टर हैं, एक तो रे ऑप्टिक्स एवं दूसरा जो है वो है वेव ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाशिकी, जिसमें लेंस वगैरह, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी वगैरह जो भी आता है सारा सब कुछ 9 नंबर का पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये फिजिक्स के अंदर। पूरा 2 चैप्टर है।
किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। इसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी वो वाली आती है नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी 7वें नंबर की, वो है आपकी प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका 8वीं यूनिट, जो 8वीं यूनिट आपकी आती है वो है नाभिकीय एवं परमाणुवीय भौतिकी। ठीक है, ये नाभिक के बारे में और परमाणु के बारे में बताते हैं कि फिजिक्स में किस प्रकार नाभिक को लिया जाता है और परमाणु को लिया जाता है। ठीक है, जैसे यूरेनियम 235 होता है तो किस प्रकार उस पर न्यूट्रॉनों की बौछार वगैरह की जाती है, परमाणु भट्टी में किस प्रकार जो प्रोसेस होता है, इन सब के बारे में इन चैप्टर में डाला गया है। ठीक है, उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट यूनिट आती है यह है आपकी पहले तो इस यूनिट का नाम था अर्धचालक युक्तियां सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, फिलहाल इसका नाम बदल दिया गया है 2-3 साल से, वो होता है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक ही रख दिया गया है, हालांकि कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। लास्ट वाली यूनिट है वो है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे संचार एवं समकालीन भौतिकी। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाएगा इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम्युनिकेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो लास्ट वाला जो पार्ट है आपका नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी नया जोड़ा गया है। तो ये आपकी टोटल फाइनली 10 यूनिट है। फिलहाल अपन बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। तो फर्स्ट यूनिट की अपन बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये अपने फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। आज ही अपन ने श्री गणेशाय किया है। ठीक है, कोरोना को देखते हुए फर्स्ट जो यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हिंदी में बोलते हैं अपन इसको स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, यहाँ का इसका मीनिंग भी अपन समझेंगे। फिलहाल अपन बात करते हैं कि इसमें कितने चैप्टर है। तो इसमें आपके 4 चैप्टर है। फर्स्ट है आपका विद्युत क्षेत्र, दूसरा है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। ठीक है, तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत विभव, और फोर्थ चैप्टर है आपका विद्युत धारिता। ठीक है, चारों चैप्टर आपके 7 नंबर के हैं। ठीक है, यहाँ से जो बोर्ड में क्वेश्चन बनता है वो एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का बन सकता है, तो दूसरा 2 नंबर का और एक 1 नंबर का। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के बन सकते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के बन सकते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी पैटर्न बोर्ड बना सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 4 नंबर का आए या फिर 3 नंबर का आए। ठीक है, तो ये बात होगी। चलो ठीक है, क्वेश्चन का अपन देख लेंगे किस प्रकार बनता है, पर 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के आते हैं। शायद में लिख देता हूँ, जो 13 क्वेश्चन है वो 1 नंबर के आते हैं। टोटल नंबर हो गए आपके 13। 56 नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 56 नंबर का पेपर होता है थ्योरेटिकल बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, दूसरी बात 11 क्वेश्चन आते हैं आपके 2 नंबर के, टोटल हो गए 22 नंबर। ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं आपके 3-3 नंबर के, 3 क्वेश्चन आते हैं आपके 3-3 नंबर के, तो नंबर हो गए साहब आपके 9। 3 क्वेश्चन आते हैं आपके 4 नंबर के। ठीक है, तो साहब नंबर हो गए आपके 12। जब फाइनली अपन इन सबको जोड़ेंगे तो अपन को मिलेगा इन सबका टोटल 56। क्या मिलेगा? 56। ऐड करके देख लो, 3 और 2 कितने हो गए? 5, 5 14, 14 और 2 16, 16 का कितने होगा? 6, हासिल का 1 2 4 1 5, 56। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखते हैं आगे विद्युत क्षेत्र। क्या देखते हैं हम सब? विद्युत क्षेत्र। तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे, क्या इसमें विद्युत क्षेत्र किस प्रकार होता है, क्या होता है। फिर दूसरा गाउस एक वैज्ञानिक था, उसने ये नियम दिया था, गाउस का नियम पढ़ेंगे, उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक,
विद्युत विभव और विद्युत धारिता, ये सब बात की बात है। फिलहाल अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट चैप्टर आपका डाला गया है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र अपन डालेंगे चैप्टर का नाम, ठीक है साहब, भाई जो दिया गया वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अपन ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू बोर्ड हाँ जो भी काम की बात हो, ठीक है, उसको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि आज फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, जो मैं लिखवाता हूँ एक फिजिक्स का रजिस्टर बनाइए, ठीक है, और स्टेज वाइज स्टेज उसमें आप लिखते जाइए, ठीक है। 100% प्योर शुद्ध बोर्ड के एक एक लाइन नोट्स में आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं अपन विद्युत क्षेत्र की, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब चलो मान लिया कि विद्युत क्षेत्र अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में साफ डेफिनेशन लिखें स्टार्टिंग में, तो जानेंगे विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन होती है कि किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर, जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसको बोला जाता है आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब चलो ठीक है, मान लिया कि यार ऐसा होता है और रियलिटी में ये होता है, ठीक है। तो किसी आवेश, सपोज दैट एक चार्ज है अपने पास में, ठीक है, क्यू, और इसका ये अपना एक एरिया है, ठीक है, चारों तरफ का। अब अन्य चार्ज ले लिया एक अपन ने क्यू नोट, और इस क्यू नोट चार्ज को, आवेश को इंग्लिश में इसको चार्ज बोला जाता है, आवेश को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, चार्ज बोला जाता है, ठीक है। इसको अपन ने यहाँ रखा, तो यहाँ रखने पर ये वाला चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये वाला या तो आकर्षण अनुभव करे या प्रतिकर्षण अनुभव करे। आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या, एक प्रकार का फोर्स है, बल है, ये फील करे, ठीक है, ये फील करे, ठीक है। तो बोला जाएगा कि ये जो एरिया है, जहां जहां ये फील करेगा वहां वहां तक का एरिया क्या कहलाएगा साहब, आपका विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, मान लिया। अब दिमाग खराब हो गया, कैसे हो गया कि साला अभी तक अपन ने बल भी पढ़ा है, 11वीं में बल पढ़ा है ना, कार्य पढ़ा, ऊर्जा पढ़ा, शक्ति पढ़ी। जानते हैं कि जो आपका कार्य होता है साहब, वो फोर्स इंटू विस्थापन के गुणनफल को कार्य बोला जाता है, ठीक है। फोर्स, बल क्या होता है, बल सामान्य रूप से क्या है भाई, ये कारक होता है जो वस्तु की पोजीशन चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक जो क्यू आया है अपने पास में, एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आवेश बोला गया है। क्या बोला गया है, आवेश बोला गया है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, आवेश पढ़ना पड़ेगा, आवेश के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्षेत्र तो आप सभी जानते हो, फील्ड, एरिया, आकर्षण और प्रतिकर्षण भी आप लोग जानते हो। तो डेफिनेशन के अनुसार एक नई चीज आई है अपने साथ में, वो है आपका आवेश। आवेश के बारे में जान लेते हैं। चलो ठीक है भाई, 11th में अपन ने बहुत सारी फिजिकल भौतिक राशियां पढ़ी, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है। अब यहाँ 12th में बात करते हैं अपन आवेश की, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र चैप्टर पढ़ने से पहले, हालांकि चैप्टर के अंदर ही है, अपन को कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेगी। सब कुछ सिलेबस के अंदर है, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब, स्थिर का मतलब तो आप सब जानते हो, स्थिर ही होता है, स्थिर बोल सकते हो, या आप इसको गतिहीन बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, वैद्युतिकी जो है आपका, वैद्युतिकी का मतलब होता है विद्युत से संबंध, विद्युत से संबंधित, ठीक है। और विद्युत से संबंधित, विद्युत से संबंधित क्या हो सकता है आपका, आवेश। क्या होता है, आवेश, ठीक है। तो गतिहीन आवेश, इसका मतलब क्या होगा, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होगा, गतिहीन आवेश, मतलब एक रुका हुआ आवेश जो गति नहीं कर सकता, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा इसको, इसको बोला जाएगा इंग्लिश में चार्ज एट रेस्ट, इंग्लिश में बोला जाएगा चार्ज एट रेस्ट। कहने का मतलब अपन कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर मतलब गतिहीन आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो स्टार्टिंग तो यहाँ से करनी है अपन को, ठीक है। हालांकि चैप्टर का नाम पहले ही दे दिया गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अपन पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। हाँ अभी देखो, स्थिर वैद्युतिकी भी कहाँ से आई,
इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि अपन कहीं बीच में से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, जो भी काम की चीज है वो आप लिखते जाइएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो अपन बात करते हैं आगे स्थिर वैद्युतिकी की। तो वैद्युतिकी जानने से पहले अपन पढ़ेंगे साहब, स्थिर वैद्युतिकी को जानने से पहले अपन पढ़ेंगे वैद्युतिकी। क्या पढ़ेंगे? वैद्युतिकी, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाएगा इसको इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वैद्युतिकी, तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं। वैद्युतिकी के बारे में, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश और आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है आपकी वैद्युतिकी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन फिजिक्स का जो आपने रजिस्टर बनाया है उसमें लिखनी है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश और आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहलाती है साहब। ठीक है साहब, मान लिया। ये तो हो गया आपका वैद्युतिकी। अब आपकी जो वैद्युतिकी है इसकी दो शाखाएं होती है, ठीक है। तो आगे अपन लिखते हैं कि इसकी निम्न दो शाखाएं होती है। जो फर्स्ट वाली शाखा है आपकी वह है स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं अपन इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक, लिख चुके हैं पहले, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी, तो स्थिर वैद्युतिकी में क्या लिखा अपन ने कि देखो ये तो था आपका भौतिक विज्ञान की शाखा वैद्युतिकी। अब क्या बोलेंगे इसके अंदर? वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या कि वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश और इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अन्योन्य हाँ सही है, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है आपकी स्थिर वैद्युतिकी। दूसरी जो आती है आपकी वो है आपकी दूसरी वाली गतिक वैद्युतिकी, ठीक है। गतिक वैद्युतिकी में क्या बोला जाएगा कि वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें गतिक आवेश और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अपन डेफिनेशन लिखेंगे कि वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें गतिक आवेश और इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का
अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? वो गतिक वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, तो देखा अपन लोगों ने क्या कि इतने बेसिक लेवल से अपन जानकारी ले रहे हैं कि स्थिर वैद्युतिकी को भी अपन ने किसमें से निकाला है? वैद्युतिकी में से निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने देखा कि वैद्युतिकी की दो शाखा होती है, स्थिर और गतिक। फाइनली बोला जाएगा कि जिसके अंदर स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है वो स्थिर वैद्युतिकी, और जिसके अंदर गतिक आवेशों का अध्ययन किया जाता है वो गतिक वैद्युतिकी। तो स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर है आपके, वो तो आते हैं आपके स्थिर वैद्युतिकी में, जब आपका आवेश स्थिर रहेगा और उससे रिलेटेड अन्योन्य क्रियाओं का मतलब है कि जैसे मान लो 2-3 आवेश आपस में एक जगह रखे हुए हैं, तो उनके बीच में आपस में क्या हो रहा है, आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उसके बारे में जानना। एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल रिएक्शंस बिटवीन देम। ओके, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा अपन ने देखा गतिक वैद्युतिकी, जब आपका चार्ज जो आवेश है वो चलता जाएगा, ठीक है, तो जब वो चलता रहेगा और अपन उस पर स्टडी करेंगे, उस पर उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, और जब वो चलता रहेगा तो वो क्या घटना घटित कर रहा है, म्यूचुअल रिएक्शन जिनको अपन ने बोला गया है, तो उसको बोला जाएगा आपका गतिक वैद्युतिकी। जब आपका ओनली सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तक तो आपका क्या रहेगा, स्थिर वैद्युतिकी। जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, उस कंडीशन में इसको बोला जाएगा गतिक वैद्युतिकी। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर तो आपके स्थिर वैद्युतिकी है। उसके बाद में जो आपका 7वां चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म वाला या मैग्नेटिक वाला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वहां से आपका गतिक वैद्युतिकी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अपन बात कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। किसकी कर रहे हैं? स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, चलो मान लिया यहाँ तक अपन ने पढ़ा। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं सब आवेश की। ठीक है, तो आवेश को समझने के लिए तो बेसिक तो क्या था, बेसिक तो ये था कि जो रानी एलिजाबेथ है काफी टाइम पहले, उसका फैमिली डॉक्टर था बिल गेट्स। तो उसने क्या किया कि जो प्लास्टिक का जो स्केल या पेन होता है उसको ऐसे सूखे बालों में रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के या धूल धुएं या मिट्टी के कण के पास जब वो प्लास्टिक के स्केल या पेन को लेकर गया, तो कागज के टुकड़े या धूल धुएं के कण उस प्लास्टिक के स्केल या पेन के क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो उसने देखा कि यार कुछ तो है, इन कागज के टुकड़ों का स्केल कर चिपकना कुछ तो है। तो इस बारे में अध्ययन करता रहा आगे तक। ठीक है, फिर बीच में एक वैज्ञानिक आया केवेडिस। तो केवेडिस ने बताया कि आवेश 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो हालांकि वो बात सही थी। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले जो जाना है आवेश के बारे में वो किसने? बिल गेट्स ने। ठीक है, लेकिन दिया किसने? केवेडिस ने दिया। ठीक है, तो बिल गेट्स ने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो उसके बारे में अपन जान लेते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, आवेश आएगा धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अपन बेसिक से पढ़ रहे हैं कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन साहब घर्षण वैद्युतिकी। क्या पढ़ते हैं? घर्षण वैद्युतिकी। ठीक है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोला जाएगा, घर्षण वैद्युतिकी। ये भी एक घर्षण वैद्युतिकी का ही है, वैद्युतिकी ही। ठीक है, नाम अगर फ्रिक्शन से अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा कि घर्षण वैद्युतिकी। अगर अदर कोई और मेथड लेते हैं, जैसे इंडक्शन हो गया, ठीक है, और जैसे इंडक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, तो फिर वहां उसको अलग बोला जाएगा। ठीक है, तो ये कोई अलग पार्ट नहीं है। ठीक है, नाम है सिर्फ अलग है वैद्युतिकी का ही एक पार्ट है। तो घर्षण वैद्युतिकी, तो घर्षण वैद्युतिकी के बारे में अपन ने देखा, वही लिखेंगे कि सामान्यतः अपन जानते हैं कि जब प्लास्टिक के स्केल या पेन को सूखे बालों में रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो कागज के टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। ठीक है, ये किसका गुण है? घर्षण वैद्युतिकी का गुण है। ठीक है, तो ये मैं नोट्स के हिसाब से स्टेज बाय स्टेज चल रहा हूँ, जो टॉपिक में डालता हूँ उसी अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर में टॉपिक डालना है, उसी अकॉर्डिंग आपको वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाना है एक एक पॉइंट। तो घर्षण वैद्युतिकी, तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि सामान्यतया हम देखते हैं कि प्लास्टिक के स्केल या पेन को सूखे बालों से रगड़कर
सूखे बालों से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल या पेन से चिपक जाते हैं। ठीक है, यही घर्षण वैद्युतिकी का गुण है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। जो आपकी फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी अपन पढ़ रहे हैं उसकी ये प्रॉपर्टी है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उनमें कुछ ऐसा जनरेट हो जाता है कि वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करने लग जाती है, रिपल भी करती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो अपन ने मैटर कौन सा लिया है। ठीक है, वस्तुएं कौन सी लिया है। ठीक है, तो ये फिलहाल जो एक्सपेरिमेंट बिल गेट्स ने किया था उसके बारे में अपन जान रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका चार्ज आएगा धीरे धीरे। तो घर्षण वैद्युतिकी सामान्यतः हम देखते हैं कि प्लास्टिक के स्केल या पेन या बालों को पेन या स्केल को सूखे बालों से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो वो चिपक जाते हैं। और रियली में ऐसा होता भी था। बचपन में आप लोगों ने कहीं देखा होगा, जब अपन कंघी करते रहते थे, स्कूल जाने की जल्दी होती थी, जब अपन बचपन में छोटे थे। ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। तो उस कंडीशन में माँ कंघा वगैरह जो होता था वो जब नीचे गिर जाता था, और जब अपन उसको उठाते थे तो उसमें बहुत सारे धुएं के जो कण होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल, वो चिपक जाते थे। ठीक है, उस टाइम तो समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मान लेते थे कि भाई बालों में जो तेल है तो तेल लग रहा है और तेल से तो धुआं चिपकेगा ही सही, यही मानते थे। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था जो बिल गेट्स ने फाइंड आउट किया। तो चलो मान लिया कि प्लास्टिक स्केल पेन पेंसिल से चिपक गया, घर्षण वैद्युतिकी है। या दूसरी भाषा में अपन कह सकते हैं कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें विद्युत का गुण आ जाता है, इसे ही घर्षण वैद्युतिकी कहा जाता है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। फाइनली फिलहाल अपन यहाँ दो कुचालक वस्तुओं की बात कर रहे हैं। तो दो कुचालक वस्तु इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 100% क्या होती है, अनावेशित होती है। हालांकि यहाँ अपन दो अनावेशित चालक भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ कुचालक ले रहे हैं। चालक कुचालक और अर्धचालक, चालक कुचालक और अर्धचालक लगभग मुझे लगता है जहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, 10वीं में भी आया होगा। ठीक है, चालक होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कुचालक वो होते हैं जिनमें कभी कभी पाए जाते हैं, कभी कभी नहीं पाए जाते हैं, और अर्धचालक होते हैं जिनमें कभी कभी पाए जाते हैं, कभी कभी नहीं पाए जाते। और सेम कुचालक 100% जिनमें बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है, तो फिलहाल अपन मान लेते हैं, या नेक्स्ट लाइन से अपन लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें विद्युत का गुण आ जाता है, इसे ही घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद अपन चलते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो स्टेज बाय स्टेज चल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर अपने दो वस्तुओं को रगड़ा और उनमें विद्युत का गुण आ गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या आया कि आपने उसको विद्युत बोला। ठीक है, तो वो भी अपन जानते हैं। तो ये सब आप वीडियो को पॉज करके और आपको ये सब क्या करना होगा, फिजिक्स के रजिस्टर में लिखना होगा। ठीक है, तो मैं इनको मिटाने जा रहा हूँ। तो फाइनली अब अपन चलते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं किसका,
फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का, जो अपन ने घर्षण वैद्युतिकी पढ़ी है, उस घर्षण वैद्युतिकी की व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार उनमें विद्युत का गुण आया। ठीक है, क्योंकि ये चीज बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो अपन को पता नहीं चलेगा कि रिलेटिव में चार्ज होता क्या है। ठीक है, और सारी सब कुछ चीजें जो है यहाँ पर चार्ज से ही रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि अपन ने 11th में आपके जो 11th 12th की फिजिक्स में इसमें 3 फील्ड है। एक फील्ड आप पढ़ चुके हैं, फील्ड मतलब क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण जो फील्ड है वो आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में, पढ़ चुके हो ना, जो प्रत्येक वस्तु का होता है अपने चारों तरफ। ठीक है, पृथ्वी का है तभी तो अपन यहाँ पर टिके हुए हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, दूसरी बात, अब जो आपकी 12th की फिजिक्स है इसमें 2 फील्ड पढ़ोगे। पहला वाला पढ़ोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और दूसरा वाला पढ़ोगे आप मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र आपका आवेश से जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र आपका चुंबक, इसके साथ साथ गतिशील आवेश से भी जनरेट होता है। ठीक है, तो ये सब बातें धीरे धीरे आप 12th की क्लास में जानोगे कि कैसे क्या होता है। तो अपन बात करते हैं साहब घर्षण, अपन बात करते हैं घर्षण वैद्युतिकी की व्याख्या। घर्षण वैद्युतिकी की व्याख्या। ठीक है, अब जो आपकी फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी है उसकी अपन एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो उसमें क्या व्याख्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, क्या जानते हो आप घर्षण के बारे में। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में 11th में अपन लोगों ने पढ़ा है कि फ्रिक्शन के बारे में क्या होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में से रगड़ते हैं तो उसको फ्रिक्शन कहते हैं। ये बेसिकली तो ठीक है। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी जो व्याख्या है, उसमें सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, तो जब रगड़ते हैं तो रगड़ने के लिए अपन को क्या क्या करना होता है, कार्य करना होता है, वर्क डन करना होता है। अकॉर्डिंग टू वर्क पावर एनर्जी थ्योरम, जो अपन ने 11th में पढ़ी है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि जो टोटल वर्क डन है, आपके द्वारा जो पूरा कार्य किया गया है, वो संपूर्ण कार्य एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तब क्या किया अपन ने, यहाँ पर दो वस्तुओं को रगड़ा, इट मीन्स क्या किया, कार्य किया, और जो कार्य किया है वो एनर्जी में बदला। अब एनर्जी में बदला तो ऊर्जा कहीं ना कहीं तो जाएगी, और ऊर्जा कहाँ जाएगी, एनवायरमेंट में तो जाएगी नहीं। जब दो वस्तुएं अपने पास में, पहली वाली है दूसरी वाली है, रगड़ा, वर्क डन हुआ, तो ऊर्जा भी यहीं कहीं रहेगी, इनके पास ही रहेगी नहीं रहेगी। तो वो ऊर्जा जो कार्य किया, कार्य ऊर्जा में बदला, तो ऊर्जा क्या करती है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालकर दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर देती है। बस यही है मेन इंपॉर्टेंट कारण। किसी भी वस्तु के चार्जिंग होने का, इलेक्ट्रीफाइड होने का मेन रीजन क्या है, यही है कि जब अपन कार्य करते हैं तो वहां से ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा एक बॉडी से, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालकर दूसरी वस्तु में डाल देती है, और बॉडी क्या हो जाती है आपकी, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, चार्जिंग हो जाती है, बॉडी आवेशित हो जाती है, जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो आवेशित हो जाती है। तो यहाँ तक तो पहुंच गए अपन, फिर धीरे धीरे आपका आएगा कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। फिलहाल इसमें लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, इसमें लिखेंगे जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के फलस्वरूप कार्य किया जाता है। यही कार्य ऊर्जा में बदलता है। यही कार्य ऊर्जा में बदलता है, और यही ऊर्जा एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालकर
दूसरी वस्तु को प्रदान करती है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक फंडामेंट। ठीक है, मान लिया। अब देखो यहां तक तो समझ आ गया, चलो ठीक है, ऐसा हुआ। अब ये चीज आप 11th में पढ़ चुके हो केमिस्ट्री वगैरह में, इनमें कि जब एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी दूसरी ग्रहण करेगी तो क्या होगा, आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, फिर मैं बता देता हूं। ठीक है, जो वस्तु लिख सकते हैं आगे, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर धनावेश तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। यही होता है। ठीक, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। फिलहाल अपन को याद रखना है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर धनावेश और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन इसमें ले लेते हैं, उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया। ठीक है, एग्जाम्पल में अपन क्या लेते हैं, एग्जाम्पल में अपन देख लेते हैं कि ग्लास रोड, कांच की छड़ को सिल्क क्लॉथ, रेशम का कपड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर धन आवेश और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, तो डायग्राम के अनुसार कैसे समझ सकते हैं इसको अपन, कि सपोज दैट कि अपने पास में क्या है, ग्लास रोड है। ठीक है, और ये अपने पास में क्या है, सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, ये है आपकी ग्लास रोड। ठीक है, और ये है आपका सिल्क क्लॉथ। ठीक है, रेशम का कपड़ा। तो ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ में अपने क्या किया, रब किया, तो इसने अक्वायर किया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज। ऐसा दिस बिकम पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, एंड ये वाला आपका नेगेटिव चार्ज। ऐसा ये सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, अपन में या आप इसमें कुछ नहीं कर रहे, ये सब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने देखा कि घर्षण इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन ने जाना, किस प्रकार दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया, कार्य हुआ, एनर्जी खर्च हुई, उस एनर्जी ने एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालकर दूसरी वस्तु में डाल दी है। तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल भी अपन ने देखा है कि जब अपन कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज अपन को मिलता है। सेम एग्जाम्पल इसी का और भी है। एबोनाइट की छड़ को जब अपन क्या करते हैं, FUR, फर जिसको बोला जाता है बिल्ली की खाल, एबोनाइट की रोड को जब बिल्ली की खाल के साथ भी रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की जो रोड है वो नेगेटिव चार्ज गेन करती है और जो बिल्ली की जो खाल है वो पॉजिटिव चार्ज गेन करती है। तो इसके और भी अदर एग्जाम्पल है, फिलहाल अपन इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो मान लिया। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर आपने दो वस्तुओं को रगड़ा, एक पॉजिटिव हो गई एक नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो ये वाली भी तो आपकी पॉजिटिव हो सकती थी, ये वाली आपकी नेगेटिव हो सकती थी, ये वाली ही पॉजिटिव क्यों हुई, ये क्यों नहीं हुई? तो देखो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अपन ने पढ़ा है कि जो कोई भी मैटर होता है वो किससे बना होता है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है। तो कोई भी पदार्थ, सपोज दैट ये मार्कर है, इस मार्कर का सबसे छोटा जो आपका पदार्थ है वो क्या है, आपका एटम, परमाणु। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिले तो क्या बना आपका अणु, मॉलिक्यूल्स। यही पढ़ा है केमिस्ट्री में आप लोगों ने। ठीक है, जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स मिले, दो या दो से अधिक अणु मिले तो क्या बना आपका यौगिक। पक्की बात, यही बना है।
और फाइनली जब अपन 2 या 2 से अधिक क्या अणु मिले तो यौगिक बना, और फाइनली आपका पूरा क्या बन गया, आपका मार्कर। इस मार्कर में हजारों लाखों करोड़ों क्या है, परमाणु है। ठीक है, क्या है, परमाणु है। मान लिया